उन लोगों रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है, वो तो सबसे ज़्यादा अभी मतलब कि टॉप पे है न्यूज़ में झारखंड के लिए। तो जो 27 फरवरी को होने जा रहा है रामगढ़ चुनाव, उसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, वहाँ रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और वहाँ आजसू के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और वहाँ का जनता का बहुत झुकाव है हमारी पार्टी की ओर और निश्चित तौर पर रामगढ़ चुनाव हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु की शक की गुंजाइश नहीं है। सर, जो रामगढ़ जो था वो आजसू का गढ़ माना जाता है, मतलब स्टार्टिंग से ही देखें तो वहाँ पे आजसू की मतलब सरकार हमेशा विधायक में रहती है, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि 2019 में जो है वो सांसद जो जीतते थे हमेशा चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ विधायक, तो वो जो सांसद बने तो उनकी जो पत्नी जब खड़ी हुई तो वो हार गई। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है, हार जीत होती है और चंद्रप्रकाश चौधरी वहाँ से हमेशा विधायक चुने जाते थे और वो सांसद बन गए और उनकी पत्नी पहली बार 2019 में चुनाव लड़ रही थी। लोगों के बीच उतना आना जाना नहीं था, इसीलिए उसका परिणाम 2019 में देखने को मिला और आजसू ने वो सीट नहीं जीत पाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार 5 साल चुनाव हारने के बाद भी वो क्षेत्र में लगी रही, जनता के सुख दुख में रही और इस बार चुनाव पॉजिटिव होगा और परिणाम आजसू के पक्ष में होगा। तो ये तो उपचुनाव का बात हो भी, आगामी 2024 में जो है विधानसभा का चुनाव फिर से होने वाला है झारखंड में, तो उसको लेकर आपका मतलब कि क्या क्या तैयारी बीजेपी की ओर से की? देखिए, झारखंड में 2019 के पहले जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन ने झारखंड की जनता को कई बड़े बड़े वादे किए और जिन्होंने हर साल 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देने का वादा किया, कई लोग लुभावन बात कही, प्रधानमंत्री आवास में अतिरिक्त 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे और पेंशन 2500 रुपया देंगे। यहाँ के लोगों को कई किसानों को वादा किया कि बिजली बिल माफ़ कर देंगे, किसान का 2 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल माफ़ कर देंगे। आज तक कोई ज़मीन पर काम उनका दिखा नहीं और जनता एक बार उनके लोग लुभावन वादे पर फंस चुकी। लेकिन अब 2024 में जनता जेएमएम को और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। मतलब आपका मानना है कि इस बार सरकार जो है बीजेपी की आएगी? 100% आएगी। तो अभी जब शनिवार को जो तेजस्वी प्रताप यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद, जब उसकी तस्वीर उन्होंने साझा की थी ट्विटर पे कि इस बार झारखंड और बिहार से बीजेपी को भगाना है, इसका मतलब कि पूरा विपक्ष एक साथ होकर करेगा, तो इसे लेकर बीजेपी क्या क्या तैयारियां करेगी, किस तरह से? देखिए, बीजेपी अपना संगठन का काम लगातार करते रहती है। कोई चुनाव आता है तो हम लोग संगठन पर काम नहीं करते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है। हमारे बूथ सशक्तिकरण से लेके मंडल से लेके जिला तक का कमेटी एक्टिवली काम करता है और जनता के सुख दुख में शरीक रहता है और जब चुनाव आता है 5 साल में तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी किन किन मुद्दों को जनता के सामने लेकर आएगी? कई ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के। आज यहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो रोजगार की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, दिन दहाड़े क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, उग्रवादी और घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो सभी कई तरह के मुद्दे हैं और जनता भली भांति जानती है और इसको आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। झारखंड में जो सर स्मार्ट सिटी बन रहा है तो उसे लेकर मतलब सरकार की और क्या क्या योजनाएं हैं कि स्मार्ट सिटी को और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, ये केंद्र सरकार का योजना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है कि हर छोटे जो शहर हैं, जो मेट्रो से नीचे हैं, बी क्लास सिटी हैं, उसको डेवलप मेट्रोज की तरह डेवलप किया जाए। आप स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से ही देखने में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और इको फ्रेंडली सिस्टम, और वहाँ पर जो भी अपार्टमेंट आ रहे हैं, चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो पूरे प्लानिंग के साथ स्मार्ट सिटी हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब बन के कंप्लीट हो जाएगा तो झारखंड के लिए एक नाक की बात होगी।
और सर जो भी यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है हम लोग देख सकते हैं डोरंडा से लेकर मतलब कांटा टोली तक, तो ये तो एक विकास का काम सरकार कर रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कामों पर मतलब सरकार ध्यान दे रही है? सरकार को जिस तरह से राजधानी में काम अभी करना चाहिए था, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ के लोगों के लिए जो आवास की सिस्टम हो, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हो, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात हो, तो सरकार की प्रायोरिटी में डेवलपमेंट नहीं है। और जो भी आप देख रहे हैं, चाहे कांटा टोली फ्लाईओवर हो, चाहे रातू रोड एलिवेटेड ब्रिज हो, ये सारे केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र के पैसे से, केंद्र के इंस्ट्रक्शन से ये काम है। और तो आपके हिसाब से सर जो अभी मतलब कि वर्तमान सरकार है उसकी सबसे ज़्यादा खामी कौन सी आपको नजर आती है? जितना खामियां बोले शायद कम होगा। ये सरकार अपने वादे पर जो उन्होंने वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया और केवल लोगों को गुमराह करके आपस में लड़वाने का काम कर रही है और राजनीति रोटी सेकने का काम कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग ईडी के दायरे में हैं और मुख्यमंत्री को भी समन देकर बुलाया गया, इससे दुर्भाग्य और झारखंड का कुछ नहीं हो सकता। सर हम लोग देख रहे हैं आजकल जो है राजधानी में बहुत सारी जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उससे जो बहुत सारे गरीब परिवार है वो बेघर हो जा रहे हैं। तो देखिए, अतिक्रमण जो है पहले सरकार को उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बसाना पहले चाहिए और उसके बाद बुलडोजर चलाना चाहिए। अभी हाल में कटरू में आप देखेंगे कि 50 वर्ष से लोग रह रहे थे और सरकार ने उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और गरीबों का आशियाना को उजाड़ दिया। आज वो रोड पर, फुटपाथ पर रहने के लिए विवश है। तो कोई भी सरकार बनती है तो जनता के लिए बनती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये जेएमएम कांग्रेस गरीबों की चिंता से दूर है। तो सर उन लोगों के लिए बीजेपी की अपनी ओर से कुछ कर रही है? हम लोगों ने बात रखा है और डीसी से भी बात किया है, नगर आयुक्त से भी बात किया है कि उनको कहीं ना कहीं आप बसाने का काम करें जो आज बेघर हो चुके हैं। सर जैसे हम लोग पिछले साल देखे थे, बहुत सारा जो कृषि एरिया था, गांव का एरिया, वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो इस बार देखा जा रहा है कि बहुत जोरों शोरों से चेक डैम का काम हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपको क्या लगता है कि वो कृषि क्षेत्र में इस बार कुछ, जिस तरह से कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक सरकार अचीव नहीं कर पाई है। कई बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, करोड़ करोड़ खर्च हुआ, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया। तो सरकार की प्रायोरिटी में किसान को आज सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और सरकार इस पर गंभीर मुझे नहीं लगता है कि। धन्यवाद सर। ये तो राजनीति का बात है कि आप आपसे कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो सर हम मतलब आपके बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम देखे कि आप 12वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे। नहीं, ग्रेजुएशन कर। ग्रेजुएशन किए थे, तो मतलब क्या आगे नहीं पढ़ने का सोचे? ग्रेजुएट हुए, उसके बाद फिर हम अपने परिवार में व्यवसाय में लगे, फिर आपका राजनीति में आ गए। तो मतलब राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ? राजनीति में लोगों के बीच रहना, उनके सुख दुख में रहना और सब ईश्वर तय करके भेजता है किस दिशा में लोगों को जाना है और जनता की सेवा करने में दिल लगता है, इसीलिए राजनीति में चले गए। किसका अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं जो राजनीति? आज देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और जिस तरह से गरीबों के लिए जीते हैं, तो हम लोग भी उनसे इंस्पायर होकर उनसे कुछ सीखने का काम करते हैं। तो जैसा बहुत सालों से विधायक रह रहे हैं एक ही हटिया क्षेत्र के, तो और आप अपने क्षेत्र में और क्या क्या विकास देखना चाहते हैं? अभी भी कई अधूरे काम हैं, जिसको चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कई काम लगातार कर रहा हूँ और जो बची हुई काम है उसको जरूर पूरा करेंगे। तो भविष्य में मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में कुछ सोचा है? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी तय करती है। हम लोग चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी का जिम्मेवारी हम लोग को जहाँ मिलता है वो काम करते हैं। धन्यवाद।